आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कबीर क्लासेज 58 में स्वागत है। और आज के वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक 2021 को। इसको हम हल करेंगे। आज के इस पार्ट के अंदर हम पहले पार्ट के अंदर इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके काफ़ी सारे पार्ट आएंगे, उन सभी पार्ट को आप देखें और अपनी तैयारी को पुख्ता करें और आपकी पूरी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें और अच्छे नंबर ला कर के इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। ये वो सारे प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, यानी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को इनमें क्या किया गया, शामिल किया गया है। और लगभग गारंटेड इसमें से 60 से 70% प्रश्न आएंगे। तो इस प्रश्न को अब शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी जो विद्यार्थी हैं उन तक आप पहुँचाएँ, वो भी इसका क्या कर सके, लाभ उठा सके। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। तो देखो खंड अ है, तो खंड अ के अंदर क्या, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का, मतलब ये अबसद वाले प्रश्न हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको हल करके अपनी कॉपी में लिखना है। कैसे लिखना, इससे संबंधित पार्ट में वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, चैनल पर भी अपलोड, आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, या फिर मेरा ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58, इस नाम से ही गूगल पर सर्च कीजिए और उस ब्लॉग पर जाकर के भी देख सकते हो। वहाँ इस पेपर को भी आप प्राप्त कर सकते हो, पूरा पेपर। तो प्रश्न संख्या पहला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। क्या क्वेश्चन पूछा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपके था श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन संख्या 2 है, अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा। आप कमेंट में भी इनका आंसर दीजिए। कौशाम्बी, तक्षशिला, उज्जैन या सारनाथ। पूछा है कि अशोक स्तंभ के लिए, तो अशोक स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथ के अंदर। अगला है तीसरा क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजनाएं निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये प्रश्न तो 2 आपके थे इतिहास के, और ये है आपका भूगोल का। तो कहाँ, किन राज्यों की है संयुक्त परियोजना, पंजाब और हरियाणा की है, पंजाब हरियाणा या राजस्थान की है, पंजाब हरियाणा राजस्थान व हिमाचल प्रदेश की है, या पंजाब व हिमाचल प्रदेश की है। तो जो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना है वो किसकी है, पंजाब हरियाणा राजस्थान की है, तीनों राज्यों की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 4, हीराकुंड बांध किस नदी पर। जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर स्थित है। वो नदी दामोदर है, महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है। आप ही साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर आप आंसर देखिए आपका क्या आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो जो हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है, आपके महानदी पर। कौन सी नदी है, महानदी पर। अगला है प्रश्न संख्या 5, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। विशेषता पूछा है लोकतंत्र की, जनता का शासन है कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है, जनता द्वारा निर्मित शासन है, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, ये जनता का शासन है, ये जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है, और ये जनता द्वारा निर्मित शासन। तो ये तीनों ही बातें सही है, तो क्या होगा, द उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन संख्या 6, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से है। हिंदी अनुवाद क्या है, प्रजातंत्र है, जनतंत्र, लोकतंत्र या उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं डेमोक्रेसी के ये सारे अर्थ होते हैं, प्रजातंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र। तो इसका सही क्या होगा, द उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य। किसका सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। देखो ध्यान देना, निम्न सदन, निम्न सदन देखो सेंटर में होता है लोकसभा, केंद्र में कौन सा होता है, लोकसभा, और राज्यों में होती है निम्न सदन विधानसभा। वैसे 6 राज्यों में है वर्तमान, ज़्यादा में नहीं। तो इनमें, तो इन जो निम्न सदन में जो आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष है। जबकि जो उच्च सदन, केंद्र के अंदर उच्च सदन क्या होता है, राज्यसभा, और राज्यों के अंदर उच्च सदन होता है विधान परिषद, जो 6 राज्यों में है, सभी में नहीं है। तो इनके अंदर जो
सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष, यानी इससे 5 वर्ष ज़्यादा। और जो राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है वो इनमें 30 में 5 कर लेना प्लस, यानी उनकी आयु कितनी है? 35 वर्ष। तो इस तरीके से थोड़ा कोऑर्डिनेट करके आप याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन संख्या 8, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया गया था। तो केंद्रीय जो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है वो कब लागू किया गया? 1986, 1988, 1999 या 2014? इसका सही जवाब होगा 1986। कितना होगा? 1986। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी? जनवरी 1948, मार्च 1950, अगस्त 1965, नवंबर 1978। तो इसमें की गई थी मार्च 1950 को। अगला प्रश्न संख्या 10 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, मैकडल ने, ग्राहम बेल ने या रिचर्ड आर्कराइट ने? तो किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है 11वां, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि के अंदर हैं? संस्कृत में है, पाली में, कि हिंदी में, कि ब्राह्मी में? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अगला है क्वेश्चन संख्या 12, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में? तो कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड का हो या ब्रिटेन? इंग्लैंड भी लिखा आ सकता है आपके, ब्रिटेन भी लिखा आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन संख्या 13 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कैसा सभापति होता है? पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो इसमें कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन संख्या 14, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ये ऐसे मात्रा, ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी है? दामोदर, माही, गंडक या तुंगभद्रा? तो इसमें कौन सी नदी होगी? दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 15, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस किस्म के कोयले में पाई जाती है? पिट में, लिग्नाइट में, बिटुमिन में, एंथ्रेसाइट में? तो सबसे अधिक किस में पाई जाती है? एंथ्रेसाइट में सबसे बढ़िया कोयला होता है, जिसमें जितना कोयले की अपने कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो कोयला उतना ही उत्तम क्वालिटी का होगा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। और कौन होगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 17, प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के सदन को कहते हैं। इस सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं कि राज्यसभा कहते हैं, विधानसभा का विधान परिषद? देखो पूछा है प्रत्येक राज्य का, तो लोकसभा और राज्यसभा नहीं होगा क्योंकि ये तो केंद्र में होता है। फिर रही विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित है तो निर्वाचित विधानसभा होगा। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित नहीं होते, उनको तो निर्वाचित एक निर्वाचक मंडल होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो करते हैं, जनता नहीं करती वयस्क मताधिकार से। अगला क्वेश्चन संख्या है 18, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी ध्यान रखना 3 तो सुमेलित यानी सही है, एक गलत है, वो कौन सा है? तो हम देखते हैं आना सागर अजमेर, तालसापर चूरू, पिछोला उदयपुर या फतेह सागर जोधपुर। तो हम जानते हैं कि आना सागर तो अजमेर के अंदर ही है, ये झील है, तालसापर झील भी चूरू में है और पिछोला झील भी उदयपुर में, जबकि फतेह सागर झील जोधपुर में नहीं है। तो इसका सही द होगा, फतेह सागर झील भी उदयपुर में, जोधपुर में नहीं है, तो ये द इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संख्या 19 कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र या उपरोक्त सभी, तो ये सारे ही होते हैं इसका। अगला क्वेश्चन संख्या है 20, क्वेश्चन संख्या 20 क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक इंदिरा गांधी जी थी, एक राजीव गांधी थे। कौन थे इसमें से? तो आप सभी जानते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है और इस सब का जवाब क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है धर्म का संबंध किससे है? धर्म का पूछा है।
गुप्त वंश से है कि हूण से, कि मौर्य चुंग से। तो हम जानते हैं कि दम का सिद्धांत किसने दिया था? मौर्य शासक था अशोक, उसने दिया था। तो ये किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। अगला क्वेश्चन संख्या 22 देखेंगे, किस शासक को सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया, यानी वीणा बजाते हुए? चंद्रगुप्त, एक समुद्रगुप्त, अशोक या श्रीगुप्त? तो ये गुप्त वंश का शासक कौन है? समुद्रगुप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 23, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के किस दिशा में पूछा है? कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में, पूर्व में, पश्चिम में या दक्षिण में? तो हम देखते हैं कि माही बजाज सागर है ना, विशेषकर बांसवाड़ा जिले के अंदर केंद्रित है, तो ये दक्षिण के अंदर है। अगला क्वेश्चन संख्या है 24, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी, बनास नदी, सतलज या व्यास नदी पर? तो ये कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। क्वेश्चन संख्या 25 है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? तो अभी मैंने बताया था किस तरीके से याद रखना आपको, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। क्वेश्चन संख्या 26 देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 26 है, मार्क्सवादी लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? आर्थिक है, सामाजिक है, नैतिक है, राजनीतिक है? तो जो मार्क्सवादी है उसका जो लोकतंत्र का जो मुख्य उदाहरण है, इसका ऑप्शन संख्या अ होगा, आर्थिक होगा। कौन सा होगा? आर्थिक। क्वेश्चन संख्या 27 है कि लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी? सदस्य संख्या पूछी, वर्तमान के अंदर सदस्य संख्या कितनी है? 520 है, 530 है, 545 है या 245? तो वर्तमान के अंदर 545 होगी, ये ध्यान रखना इसमें, क्योंकि वैसे कुल कितनी है? 552 है, लेकिन वर्तमान में है 545। इसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते थे, उस एंग्लो इंडियन को इस बार क्या कर दिया? हटा दिया, जिसके बारे में पूर्व में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके बारे में हमें देखने वाली बात है कि अगले चुनाव होंगे क्या पूरी 545 सीटों पर निर्वाचन होंगे? तो बिल्कुल अभी तक तो होने की यही संभावना है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन 2 जगह पर 2 सीटों को कहीं बढ़ाना पड़ेगा, परिसीमन करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कितनी सीटों पर चुनाव होंगे? 543 पर होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 28, परंपरागत। कैसा पूछा है आपको कि परंपरागत जल स्रोत हैं, इनमें से कौन से जल स्रोत है जो परंपरागत है? खड़ीन, टांका, नाली या सभी? तो इसका द होगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे राजस्थान के अंदर परंपरागत जल स्रोत हैं। अगला है क्वेश्चन संख्या 29, बिजोलिया। कौन सा पूछा? बिजोलिया किस जिले में स्थित है? जिले का नाम पूछा है कि बिजोलिया किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, कि भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या कोटा में? तो आपका बिजोलिया कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। ये किसान आंदोलन वाले पार्ट के अंदर देखा था। इन सारे पार्ट को नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इन सारे अध्यायों का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। अगला है क्वेश्चन संख्या 30, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध पूछा है? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सन बताना है। 1576 में, 1878 में, 1874 में, 1886 में? तो कब हुआ था? 1576 के अंदर, 18 जून 1576 को हुआ था। अगला क्वेश्चन संख्या है 31, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में पूछी? तुंगभद्रा, तो आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं कि वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, कि राजस्थान है, कि आंध्र प्रदेश है या गुजरात? तो तुंगभद्रा परियोजना है वो कौन से राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन संख्या 32, भाखड़ा नागल परियोजना कब शुरू हुई? आपको सन बताना है। 1942 में हुई, 1948 में, 1972 में या 1986 में? तो इस 32 संख्या क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या ब, 1948 में। अगला पूछा है क्वेश्चन संख्या है 33 यानी 33, क्या पूछा है कि पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? खनिज है, वन है, मृदा है, कि मानव है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या द, मानव होगा। कौन सा होगा? मानव। अगला क्वेश्चन संख्या 34 है, भारत में 2011 की 10 की वृद्धि दर। अब भारत का पूछा है कि 10 की वृद्धि दर कितनी? 165 व्यक्ति, 178, 195 या 201? तो ये क्वेश्चन क्या है? आपके मिसमैच क्वेश्चन है।
तो इसी कारण इसका जो सही आंसर नहीं हो सकता, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये डिलीट होने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के अंदर जो 10 की वृद्धि दर है उसका कहीं भी इसके अंदर उल्लेख नहीं है। अगला जो क्वेश्चन संख्या है 35, क्वेश्चन संख्या 35 है कि नगर पालिका में सूचना अधिकारी कौन होता है? सचिव होता है कि विकास अधिकारी होता है, कुल सचिव होता है या अधिशासी अधिकारी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन द होगा, अधिशासी अधिकारी होगा। अगला क्वेश्चन संख्या 36 है, गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की थी? प्रजामंडल स्थापित किया था, राज्यसभा स्थापित की थी, भगत पंथ या लोक परिषद? तो इसका होगा गोविंद गुरु ने किसकी स्थापना की थी? भगत पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन संख्या 37 है कि कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य को, चाणक्य को या विष्णुगुप्त को, उसके अनुसार राज्य के अंक कितने? 7 है, 5, 3 या 10? तो कितने हैं? 7 है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था या शेरशाह सूरी? अगला क्वेश्चन संख्या 39 है कि स्वेज नहर, कौन सी नहर? स्वेज नहर के निर्माता कौन थे? लेस्पेथ थे, ब्रिदली थे, फुल्टन थे, जॉर्ज थे? तो इसके निर्माता कौन थे? लेस्पेथ। अगला क्वेश्चन है बागानी फसल, कैसी फसल पूछी? बागानी फसल है, कौन सी है? सिनकोना, चावल, जूट या सब्जी? तो इसमें से कौन सी है? तो सब्जियां नहीं होगी, जूट भी नहीं होगा, चावल भी नहीं होगा, कौन सी है? सिनकोना। ऑप्शन संख्या 41 है, 41 है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व या 200 ईसा पूर्व? ये तो होने की संभावना ही नहीं है और इस समय भी नहीं है, तो कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में, कौन से अभिलेखों में? अशोक के अभिलेखों में किस लिपि में? संस्कृत में है, पाली में, हिंदी में या ब्राह्मी में? तो कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अगला है तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना का हिस्सेदार कौन सा राज्य? पूछा है वापस, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर होगा आपके आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन संख्या है आपके 44 कि निम्न में से, क्या पूछा है? निम्न में से बागानी फसल है, फिर से बागानी फसल का आया है, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, क्या उपरोक्त सभी हैं? तो इसमें से आपको बताना, देखो फसलें अलग अलग प्रकार की होती है, इसके बारे में भी पूरा हमने डिस्कस किया। फिर से यहाँ थोड़ा सा आपको इसके लिए बता दें कि जो भारतीय कृषि वाला अध्याय संख्या जो 9 है, जिसके अंदर भारतीय कृषि नाम से टॉपिक है, उसके अंदर हमने शुरुआत में ये देखा था कि फसलें अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनको हमने 2 भागों में देखा था। एक तो ऋतुओं के आधार पर और दूसरी हमने देखा था किसके आधार पर? कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर। तो कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर भी फसलें 4 प्रकार की थी, जिसमें खाद्यान्न फसलें थी, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें थी, इसके अलावा एक फसल बागानी और फिर उद्यान फसलें थी। तो उसके अंदर आपको बागानी पूछा है। बागानी का मतलब क्या होता है? ऐसी फसलें जिसे विशाल बागानों में क्या किया जाता? उत्पादित किया जाता हो तथा पेय व औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली जाती हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? बागानी। तो इसका होगा द। ये सभी है, चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, गरम मसाले, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? ये बागानी फसलों में आएंगे। अगला पूछा है कि देश में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन पूछा है, किस राज्य में होता है? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या पश्चिमी बंगाल? तो इसका सही होगा आपके झारखंड के अंदर। किस में होता है? झारखंड के अंदर। अगला पूछा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है कि बिंदुसार है, अशोक है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो हम जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने गुरु की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उस गुरु का क्या नाम था? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इसे मौर्य वंश का भारत के अंदर क्या माना जाता? संस्थापक माना जाता। और एक बार फिर से भारत के अंदर मौर्यों के नेतृत्व में क्या होती है? अखिल भारतीय जो साम्राज्य की स्थापना होती है, कब? पहली बार होती है। पहली बार संपूर्ण भारत के अंदर अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना होती है। बाद में इसी के आगे जो बिंदुसार बनता, उसके बाद अशोक बनता। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये गुप्त वंश का शासक था, ये मौर्य नहीं था। अगला पूछा है क्वेश्चन संख्या 48, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण, सारे क्वेश्चन बार बार वही आ रहे हैं,
तो बावड़ी है कि नाड़ी है, टांका है या उपयुक्त सभी है? तो इसमें से कौन से हैं? तो हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था राजस्थान के अंदर अध्याय संख्या 8 के अंदर जो संरक्षण वाली विद्या है राजस्थान के अंदर, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी विद्या जिससे राजस्थान के अंदर पानी का परंपरागत रूप से क्या किया जाता था, संरक्षण किया जाता था। क्योंकि राजस्थान के अंदर प्रारंभिक समय से विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान है वह पानी की विकट समस्या थी। प्रतिकूल मौसम होने के कारण, ऐसी जलवायु होने के कारण, वर्षा की न्यूनता के कारण, तो इसीलिए जो जल को इस क्षेत्र में अमृत के समान माना गया, वैसे संपूर्ण भारत के अंदर भी जल को क्या माना गया, अमृत के ही समान माना गया। तब विशेषकर राजस्थान के अंदर जो देशी शासक थे या सेठ साहूकार थे या स्थानीय नागरिक थे, उन्होंने गांवों, नगरों आदि में क्या किया, परंपरागत जो जल संरक्षण के साधनों का क्या किया था, विकास किया था। उसमें बावड़ी भी है, नाड़ी भी है, टांका भी है, तो उपयुक्त सभी बहुत सारी चीज़ें इसमें, बावड़ी, झालरा, नाड़ी, कुएं, कुई, जोहड़, है ना, ऐसे बहुत सारे, ये सारे के सारे किसके हैं, परंपरागत जो जल संरक्षण है, तालाब वगैरह, झीलें, इन्हीं के सारे क्या हैं, उदाहरण हैं। खड़ीन, ये बहुत सारे ऐसे परंपरागत जल संरक्षण के क्या हैं, उदाहरण हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 49। तो क्वेश्चन संख्या 49 आपके सामने आ चुका है कि आदिवासियों द्वारा जंगलों में जलाकर की जाने वाली कृषि को निम्न नाम से जाना जाता। जंगली यानी किसके द्वारा, जंगलों में की जाने वाली। कौन करते थे, आदिवासी लोग। कैसे करते थे, जंगलों को जलाकर। उस कृषि का नाम क्या, नाम को झूमिंग कृषि कहेंगे, कि जीवन निर्वाह कृषि कहेंगे, कि बागायती कृषि कहेंगे या व्यावसायिक कृषि कहेंगे। इसको किस टाइप की कृषि हम कहेंगे वो आपको क्या करना है, बताना है। देखो ये कृषि के अलग अलग प्रकार, तो इस तरीके की कृषि को हम क्या कहेंगे, इस तरह की कृषि को हम क्या कहेंगे, झूमिंग कृषि। जिसके अंदर क्या करते थे आदिवासी लोग, एक स्थान विशेष पर क्या करते थे, फसलों को जला देते थे। जलाकर उस फसलों की जो राख होती थी, उस राख के ऊपर क्या करते थे, फसलों को उत्पादन लेते थे। और जब वहाँ उत्पादन घट जाता था, यानी ज़मीन की उत्पादकता खत्म हो जाती थी, तो उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह वैसे ही पेड़ों को काट करके, यानी जंगलों को जला करके वैसे ही कृषि के लिए क्या की जाती थी, ज़मीन तैयार की जाती थी। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पर विभिन्न प्रकार की खेती के माध्यम से की जाती थी, और इन्हें हम क्या कहते हैं, झूमिंग। जैसे हर जगह अलग अलग नाम से, कहीं वालरा, कहीं छिमाता, तो ऐसे हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती। तो दोबारा मैं आपको कह देता हूँ, ये झूमिंग कृषि। इसका एक और नाम है स्थानांतरित कृषि। किस नाम से जानते, स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते। यानी भारत के जो आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ जंगलों को जलाकर उस स्थान पर कृषि कार्य किया जाता, उन्हें स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि। इसके अलावा जीवन निर्वाह कृषि, जो लोग क्या करते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए, बागवानी का मैंने बता दिया, व्यावसायिक, जो व्यावसायिक कार्यों के लिए जिसका क्या करते थे, उत्पादन करते थे। किसके लिए, इसको हम औद्योगिक फसल भी कह सकते हैं। यानी ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक ऋतुओं के कार्यों के लिए या उद्योग में किसके लिए, कच्चे माल के रूप में भी किया जाता था, इसलिए इसका क्या किया जाता, उत्पादन किया जाता। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 50। राजस्थान को निम्न में से किस खनिज में एकाधिकार प्राप्त है, जास्पर, संगमरमर, चांदी या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना कि कौन से खनिज है जिनमें राजस्थान को क्या एकाधिकार प्राप्त हैं, तो इसके ये सभी होंगे, उपयुक्त सभी। ये सारे खनिज कहाँ पर होते हैं, राजस्थान के अंतर्गत होते हैं। इसका द सही होगा। यानी राजस्थान के अंदर एकाधिकार किन किन खनिजों में, संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइड, जिप्सम, मार्बल, एस्बेटोस, रॉक फॉस्फेट, चांदी, टंगस्टन, तांबड़ा, ये आदि है जिनके अंदर राजस्थान का क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन संख्या 51 है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश, क्या पूछा है, नंद वंश के किस शासक को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव। तो महापद्मनंद, ये घनानंद है ना, धनानंद, घनानंद, कालाशोक और बृहदर्थ। तो इसका ऑप्शन संख्या होगा ब सही। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अंतिम नंद शासक घनानंद को क्या किया था, पराजित किया था। यानी
इसको क्या किया था, हराया था, और हरा करके जो भी षड्यंत्र वगैरह रचे थे वो रच करके इसको पूरा समाप्त करके, और इसी नंद वंश के ऊपर ही मौर्य साम्राज्य की क्या की थी, नींव रखी थी अपने गुरु चाणक्य की मदद से। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक, चंद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? इसका होगा कुमारगुप्त, या इसको कुमारगुप्त प्रथम भी कहते हैं। प्राचीन भारत के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यालय था, जहाँ हवेनसांग, फाहियान जैसे चीनी यात्रियों ने भी क्या किया था, इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, सड़क निर्माण का नया तरीका किसने खोजा, बेसेमर ने, न्यू कॉमन ने, मक्काडम ने या फेरेड ने? तो किसने किया था ये, मक्काडम ने। अध्याय संख्या जो 4 था, उस 4 से संबंधित है, जो औद्योगिक क्रांति वाला अध्याय उसके अंदर ये पाठ से संबंधित है। जिस समय औद्योगिक क्रांति के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों की खोज हो रही थी, उसी समय परिवहन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण खोजें हो रही थी, जिसमें मक्काडम ने क्या किया था, जो सड़कें बनाने हैं उसका एक जो नया तरीका, उस नए तरीके का इन्होंने क्या कर लिया था, आविष्कार कर लिया था। तो जिसके अंतर्गत सड़कें पहले के मुकाबले क्या की जाती थी, ज़्यादा टिकाऊ बनाई जाने लगी। यानी सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की क्या कहती परत, उसके बाद छोटे छोटे पत्थरों की परत, और उसके बाद में क्या बिछाई जाती थी, मिट्टी बिछाई जाती थी। तो इस तरीके से सड़कें क्या बनती थी, मजबूत बनती थी। मक्काडम कहाँ के थे, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगला है, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का रूप क्या है, बाड़ी, नाड़ी, टांका? तो ये सारे के सारे होंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बिल्कुल बड़ी बात है, दामोदर, तुंगभद्रा, माही या गंडक? तो इसमें से किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन संख्या 56 कि लोकतंत्र वह शासन है, कौन सा पूछा है, कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र की ये परिभाषा दी, मतलब ये लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो किसने दी थी? तो हम देखेंगे इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, प्रोफेसर डायसी, सीले या ब्राइंस? तो क्वेश्चन संख्या 56 का सही होगा ऑप्शन संख्या ब, प्रोफेसर डायसी ने ऐसा कहा था। अगला है क्वेश्चन संख्या 57। क्वेश्चन संख्या 57 है कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ होते हैं, ये कथन किसका है? ब्रंस का है, अर्नेस्ट बार्कर का, डिग्बी का या रॉबर्ट डहल का? तो ये कथन किसका है? ब्रंस का है। अगला है, भारत में वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो 500, 250, 545 या 245 है। तो इसका सही क्या होगा? 245। अगला है, ठोस कचरा प्रबंधन का सिद्धांत किस पर आधारित, 2R पर है, 3R पर है या 4R पर है या उपयुक्त में से किसी पर नहीं, है ना? तो किस पर है? तो ये होगा 3R पर, है ना? किस पर? 3R पर। जो रेड्यूज है, रीयूज है, रिसाइकल है, तो ये 3R इसमें है। दोबारा सुन लीजिए, कौन सा? एक तो R का मतलब होगा रिड्यूज, फिर रीयूज और रिसाइकल, इन 3R पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016, 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 2016? तो इसका सही होगा 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग उसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन संख्या 61, अमित्रोचेटस यूनानी साहित्य में किसको माना जाता है, किसको जाना जाता है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? इसका साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी देते जाइए कि इनका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या होगा। तो इसमें किसको कहते हैं? अमित्रोचेटस यूनानी साहित्य में बिंदुसार को कहा गया। अगला क्वेश्चन है 62 कि शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि, किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। हालांकि ये चंद्रगुप्त सेकंड था, लेकिन इसमें ऑप्शन में एक ही है, तो इसी कारण आपको चंद्रगुप्त नाम ही इसको सही करना है। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध, कौन सा बांध है? मेजा बांध किस जिले में? चित्तौड़ में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में या जैसलमेर में? तो ये कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में। अगला है क्वेश्चन संख्या 64, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल बतानी है आपको। मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, उपरोक्त सभी? तो ये सब की सब खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की, यानी जो वर्षा ऋतु में जिनको बोई जाती है।
अगला, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है? यानी वो धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज नहीं है मतलब क्या है, वो धात्विक खनिज है। डोलोमाइट, जिप्सम, जस्ता या अब्रक। तो डोलोमाइट तो है, जिप्सम भी है, अब्रक भी है, तो कौन नहीं है? जस्ता नहीं है। मतलब इसका सही आंसर सी होगा आपके, जस्ता। अगला, यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते तो आप निम्न में से किस स्थान का भ्रमण करोगे? निम्न में से किस स्थान का आप क्या करोगे? भ्रमण करोगे। तो हम जानते हैं कि लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। तो हम कहाँ का भ्रमण करेंगे? दिल्ली का करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाले की नहर कौन सी है? वर्सली कैनाल, एक स्वेज नहर, एक पनामा नहर, एक कील नहर। तो इसका होगा स्वेज नहर। अगला है, भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर है? गंगा पर, सतलज पर, यमुना पर या कृष्णा पर? तो ये किस पर है? सतलज पर। किस पर है? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन संख्या 70 है, निम्न में से कौन सा युग्म पूछा है कि सुमिलित? सुमिलित नहीं है, ये असुमिलित है। असुमिलित कौन सा? आना सागर, अजमेर, पिसोला, उदयपुर, तालसापर, चूरू या फिर फतेह सागर, जोधपुर। तो इसमें से सही कौन सा नहीं? तो आना सागर अजमेर में बिल्कुल सही है, पिसोला झील भी उदयपुर में सही है, तालचापर भी चूरू में। तो कौन सा सही नहीं है? फतेह सागर, उदयपुर, ये सही नहीं। तो ऑप्शन संख्या द राइट होगा। अगला है, अशोक राज्याभिषेक में कितने वे वर्ष या कितना वे या कौन से वर्ष बोध गया था? बोध गया की यात्रा की थी 10वें वर्ष में, 2.8वें वर्ष में, 12वें वर्ष में या 15वें वर्ष में? तो इसका सही उत्तर होगा 10वें वर्ष के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य सूरत की संधि कब हुई थी? 6 मार्च 1775 को, कि 30 दिसंबर 1803 को, 20 अप्रैल 1779 को या 7 दिसंबर 1782 को? कब हुई थी? तो अंग्रेजों और रघुनाथ राव की मध्य संधि ये हुई थी। ऑप्शन संख्या अ सही है, 6 मार्च 1775 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, म्यूराक्षी और फरक्का परियोजना का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक से है, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान या गुजरात? तो किससे संबंधित है? ये पश्चिमी बंगाल से। अगला है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो कौन है? उत्तर प्रदेश। अगला है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है? अब्रक में, कोयला, बॉक्साइड या लौह अयस्क? तो इसका कौन होगा? इसका सही आंसर होगा अब्रक। अगला क्वेश्चन संख्या है 76, कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कौन से वंश का पूछा है? गुप्त वंश का। श्रीगुप्त था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त सेकंड? तो इसका सही आंसर होगा श्रीगुप्त। अगला है, बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी? भाषा का नाम उर्दू, तुर्की, अरबी या संस्कृत? तो कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। अगला है, सातवां वंश कौन सा वंश है? सातवां वंश की नींव किन नदी घाटी में डालेगी? किस नदी घाटी में? गोदावरी और कावेरी नदी है, यमुना और सरस्वती, पेरियार और गोदावरी है या गोदावरी और कृष्णा? तो ऑप्शन 10 सही होगा इसका, गोदावरी और कृष्णा नदी। कौन सी नदियाँ थी? गोदावरी और कृष्णा। क्वेश्चन संख्या अगला 79 है, कि राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का रूप क्या है? बावड़ी, नाड़ी, टांका या उपरोक्त सभी? तो ये सभी है इसमें। अगला है, आदिवासियों द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, बागाती कृषि या व्यवसायिक कृषि? तो इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी? 12 जनवरी 1930 को प्रारंभ की थी, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को की थी? तो कौन सी तिथि को की थी वो आपको इसके अंदर क्या करना है? बताना है कि गांधी जी ने ये जो दांडी यात्रा है ये कौन सी तारीख को आपके प्रारंभ की थी? तो गांधी जी ने कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। कमेंट बॉक्स में बताना कि वो दांडी कब पहुंचे थे, कौन सी तिथि को पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन संख्या है 91, 91।
यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हो तो आप निम्न में से किस स्थान का भ्रमण करना चाहोगे? कानपुर, सारनाथ, दिल्ली या पाटलिपुत्र? तो हम दिल्ली का भ्रमण। अगला, निम्न में से भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी? वर्षणी कैनाल, स्वेज नहर, पनामा नहर या कील नहर? तो यह है स्वेज नहर। अगला है, भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन संख्या 95 है कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है? ये हिंदी अनुवाद है। क्या इसका अनुवाद लोकतंत्र होता है कि लोक अभियोजन होता है, जनसमूह या राजनीति? तो इसका होगा लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन संख्या 97 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त ने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी या श्रीगुप्त? तो ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला है क्वेश्चन संख्या 58, सड़क निर्माण का नया तरीका किसने निकाला? बेसेमर ने निकाला, न्यू कॉमेन ने निकाला, मक्काडम ने निकाला या फेराडे ने? तो किसने निकाला था? मक्काडम ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर, तुंगभद्रा, माही या गंडक? तो इसको दामोदर। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसके अलावा एक और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। वो क्वेश्चन ये है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इन दो प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन संख्या 100 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016, 1 जनवरी 2015 या फिर 1 जनवरी 2016? तो इसका सही होगा ऑप्शन संख्या 1 जनवरी 2015 को। तो इस तरीके से ये आपके 100 जो क्वेश्चन थे वस्तुनिष्ठ वो सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपके वन लाइनर का आएगा। तो सारी बहुत अच्छी तैयारी की जाएगी और इस सारी तैयारी को मेरे साथ करते रहें। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ इसको, तो शेयर करें, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करें। धन्यवाद।